यस हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूं आप अच्छे होंगे, आपके घर पर सब अच्छे होंगे। हम लोग कर रहे थे लोकतंत्र और विविधता। ये है क्लास 10 एनसीईआरटी सिविक्स का चैप्टर है, चैप्टर 3 है। मैंने वो 2 चैप्टर ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, मैं प्लेलिस्ट में डाल दिया हूं। ये हिंदी मीडियम में भी मैं डील कर रहा हूं। इसके बाद 10th का ये खत्म होगा, फिर मैं इंग्लिश मीडियम करवाऊंगा। ठीक है, ये सभी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए लाभदायक है, खास करके जितने भी पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, टीजीटी, पीजीटी जो टीचर्स के एग्जाम होते हैं, और यूजीसी नेट के जो होते हैं, जो प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए होते हैं, जेआरएफ के लिए, उनके लिए लाभदायक है क्योंकि ये एनसीईआरटी बेस होता है। ठीक है, तो चैप्टर 3 क्लास 10 सिविक्स का लोकतंत्र और विविधता मतलब डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, मैंने एक पार्ट ऑलरेडी बना दिया है और प्लेलिस्ट में मैंने डाल दिया। प्लेलिस्ट पर जाकर जरूर देखिएगा, आज सुबह ही मैंने वीडियो डाला है। ठीक है, तो चलिए आगे का सेक्शन स्टार्ट करते हैं। तो मैं कुश कुमार स्वागत करता हूँ आप लोगों का आप ही के इस यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है IQ एंड इजी लर्निंग। सेशन को स्टार्ट करने से एक रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को जरूर से जरूर शेयर करिएगा ताकि उन लोगों तक पहुंच सके जिसको इसकी ज़रूरत है ना। अभी लॉकडाउन के कारण क्या हो रहा है कि बहुत कोई क्लास नहीं अटेंड कर पा रहे हैं, बहुत कोई स्कूल अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, तो उन तक ये पहुंचा दीजिए। जितना भी एफर्ट मैं दे पा रहा हूँ मैं दे रहा हूँ। और चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन दबाइएगा ताकि मैं जब भी वीडियो डालो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर करिएगा क्योंकि मैं मोटिवेट होता हूँ तो और अच्छा काम करूँगा, है ना। तो आप तो ये मोटिवेशन काम क्या करेगा, यहीं से सब्सक्रिप्शन से ही होगा, शेयर से होगा, लाइक से होगा। ठीक है, तो लाइक भी जरूर करिएगा चैनल पर आप यदि नहीं है तो। मैं कहाँ तक था, मैं यहाँ तक कंप्लीट कर दिया था आपका। ठीक है, ये वाला यहाँ तक मैंने डील कर दिया था। ये अब मैं ये येलो वाला सेक्शन से मैं स्टार्ट करूंगा। क्या है ये येलो वाला सेक्शन, देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। मैं पढ़ता हूँ, देखिए यहाँ पे एक रंगभेद का एक छोटा सा पोएम दिया हुआ है, 2 पोएम है। ठीक है, ये 2 पोएम में ये दिखाया गया है। देखिए साइड सेक्शन है, इस पर ज़्यादा ध्यान देने का नहीं रहता, लेकिन फिर भी ये पोएम के अकॉर्डिंग जब आप रिटन एग्जाम देते हैं तब आपको पूछ सकता है ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसमें दिखाया गया है, बताया गया इस रंगभेद का कॉन्सेप्ट में कि पहले वाले पोएम में बताया है कि कोई एक जगह था जहाँ पर जमीनें कोड़ी गई। ठीक है, जमीनें कोड़ी गई तो वहाँ से कुछ पाया गया। तो वो जमीनें कब की थी, 20वीं सदी पुरानी थी। ठीक है, वहाँ पर एक नल पाया गया था, पानी पीने का नल। ठीक है, उस नल में लिखा हुआ था, वहाँ पर लिखा हुआ था कि हर जाति और धर्म के लोग यहाँ पानी पी सकते हैं या पानी पीने की अनुमति है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात सवाल उठता है कि ये आखिर क्यों लिखा, ऐसा समाज में क्या बंटवारा था, क्या यहाँ पर ऊंच नीच के लोग रहते थे, उच्च जाति नीचे जाति, ऐसा सेंटेंस आखिर यूज क्यों किया गया, इस पर एक सवाल है। ठीक है, आप इसे देख लीजिएगा। ठीक है, एक दूसरा पोएम यहाँ पर लिखा हुआ है, दूसरा पोएम है वही एक उसी बेस पर है, मतलब जाति धर्म के बेस पर ये पोएम आप देख लीजिएगा। ठीक है, लास्टली नीचे लिखा हुआ है कि दलित, यहाँ पर देखिए ये वाला सेक्शन में मैं थोड़ा जूम कर दूँ, मैं जूम कर लो, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ इसे। ठीक है, यस, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, दलित कविताओं की इन 2 कविताओं को पढ़े। ठीक है, पढ़ने को कह रहा है। अप्रकट रंगभेद क्यों लिखा गया है। ठीक है, मतलब इसमें रंगभेद का या जाति धर्म की बात क्यों कही गई है, आपसे सवाल किया गया। ऐसे भी एनसीईआरटी में इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करूंगा। हाँ, ये भी एक सेक्शन था, यहाँ पर दिखाया गया था, ये एक्स्ट्रा सेक्शन है। इसमें एक इमरान नाम का स्टूडेंट है, बच्चा है, सॉरी इमराना नाम की एक बच्ची है क्लास 10 में, वो कुछ सवाल करती है, बातें करती है, इस पर आप देख लीजिएगा क्या कहता है। ठीक है, आगे चलते हैं मेन कंटेक्स्ट पर। यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे सामाजिक विभाजनों की राजनीति। ठीक है, तो क्या है, यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है, सामाजिक विभाजन राजनीति को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। सवाल कर रहा है कि सामाजिक विभाजन जो होता है तो राजनीति का क्या उस पर प्रभाव है। ठीक है, फिर है राजनीति का इन सामाजिक विभाजनों से क्या लेना देना है। पहली नज़र में तो राजनीति और सामाजिक विभाजनों का मेल बहुत खतरनाक और विस्फोटक लगता है। मतलब फर्स्ट नज़र में वो कहता है कि जो राजनीति के कारण और सामाजिक परिस्थिति के कारण जो विभाजन होता है, ये क्या लगता है, सोसाइटी में खतरनाक और विस्फोटक लगता है ना, ऐसा होता भी है। आगे लिखता है, लोकतंत्र में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के बीच प्रतिद्वंद्विता का माहौल होता है। इस प्रतिद्वंद्विता के कारण कोई भी समाज फूट का शिकार बन सकता है। मतलब ये कह रहा है कि सामाजिक या राजनीतिक जो भेदभाव होता है, बंटवारा होता है, इससे क्या होता है, सामाजिक भेदभाव होता है, फूट पनपता है उसमें, है ना। लोगों में एक तरह से क्या बोलते हैं, प्रतिद्वंद्विता का माहौल क्रिएट होता है। यहाँ पर देखिए, ठीक है, मैं जो वर्ड बोल रहा हूँ यहाँ पर, जो मार्क कर रहा हूँ, ये वर्ड को पॉइंट आउट करिएगा, ये सारे वर्ड का यूज करिएगा आप रिटन एग्जाम में। बहुत सॉलिड मतलब स्ट्रांग
आंसर बन के निकलता है सामने, ठीक है, शिकार बन सकते हैं। अगर यहाँ से अगर राजनीतिक दल समाज में मौजूद विभाजनों के हिसाब से राजनीतिक होड़ करने लगे तो इससे सामाजिक विभाजन राजनीतिक विभाजन में बदल सकता है और ऐसे में देश विखंडन की तरफ जा सकता है। ऐसा कई देशों में हो चुका है। मतलब कह रहा है कि यदि समाज राजनीतिक स्तर पर सच में वो बट जाए, जैसे सपोज दैट मैं एग्जांपल देता हूँ, ये एक पूरा मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, ठीक है, कोई सोसाइटी है, ठीक है। अब क्या है, यहाँ एक हिंदू है, ये वाले सेक्शन मुस्लिम का है, ये वाला ईसाई का है, ये सिख का है, और ये बौद्धिस्ट धर्म का, ये जैनिज्म का है, ठीक है। अब क्या करेंगे, कोई पॉलिटिकल पार्टी है, वो क्या करेंगे, इसके लिए एक अलग कैंडिडेट खड़ा करेगा, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग और इसके लिए अलग। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, सोसाइटी तो आपका एक ही है, लेकिन क्या हो रहा है, विभाजन कितना है, 1 2 3 4 5 6 हिस्सों में ये सोसाइटी बढ़ चुका है। अब बात बताइए, ऑब्वियस है कि राजनीतिक पार्टी क्या करेगी, यदि इस्लामिक है तो इस्लाम का ज़्यादा सपोर्ट करेगा, ये हिंदूज में तो हिंदूज का ज़्यादा सपोर्ट करेगा, ये बौद्धिस्ट में तो बौद्धिस्ट का ज़्यादा सपोर्ट करेगा, सिख का है तो सिख का ज़्यादा सपोर्ट करेगा। तो इससे क्या हो रहा है, क्या एक यूनिटी पूरा ये बन रहा है, ये जो यूनिटी हम जो एक सोसाइटी की बात करें, क्या ये बन रहा है एक सोसाइटी, नहीं, सोसाइटी के अंदर ही क्या फूट नजर आ रहा है हमें, है ना। तो इसलिए वो ऐसा कंडीशन देखा जाता है हमें, मतलब विखंडन हो जाता है। तो इससे क्या होता है, पूरा सोसाइटी क्या पूरा देश विखंडन की तरफ जा सकता है। ऐसे कई देशों में हो चुका है, जैसे हमने देखा था श्रीलंका का एग्जाम्पल, जहां पर सिंहाली लोगों ने 1956 में अपनी राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया था सिंहाली को। तो तमिल लोगों को ऐसा अनुभव होने लगा कि हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारे भाषा को दबाया जा रहा है, हमारे अधिकार को दबाया जा रहा है, इसलिए उन्होंने गृह युद्ध की ओर कदम उठाया और गृह युद्ध चला, दोनों तरफ से लाखों लोग मारे गए थे, ठीक है। समझिए कॉन्सेप्ट। यहाँ पर आगे कहता है परिणामों का दायरा। अब आखिर जो ये रिजल्ट होते हैं, उसके कॉन्सिक्वेंस होते हैं, वो क्या किस लेवल पर जाते हैं, है ना, उसके बारे में दिया गया। तो देखते हैं, कहता है उत्तरी आयरलैंड का ही उदाहरण लें जिसका जिक्र हम ऊपर कर चुके हैं। ग्रेट ब्रिटेन का यह हिस्सा काफी लंबे समय से हिंसा, जातीय कटुता और राजनीतिक टकराव की गिरफ्त में रहा है। यहाँ की आबादी मुख्यतः ईसाई है, पर वह इस धर्म के दो प्रमुख पंथों में बुरी तरह बटी है। देखिए कह रहा है कि ये जो उत्तरी आयरलैंड है, तो ठीक है यार, ये देश है, लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या है कि ये ग्रेट ब्रिटेन का जो हिस्सा जो है, ये बहुत लंबे समय से हिंसा, ठीक है, जातीय कटुता, राजनीतिक टकराव से मतलब फंसा हुआ रहा है। और इससे क्या हो गया है कि धर्म तो एक है, ईसाई है मुख्यतः वहां के धर्म है, लेकिन क्या वहां भी दो हिस्से में लोग बढ़ चुके हैं, दो प्रमुख पंथ में बढ़ चुके हैं, दो विचारधारा में बढ़ चुके हैं। क्या है वो दो विचारधाराएं, इसे देखेंगे। कहता है यहाँ पर 53% मतलब 53% आबादी प्रोटेस्टेंट हैं आगे, जबकि 44% रोमन कैथोलिक है। मतलब 53 एंड 40 मतलब 53 एंड 44 में ये बढ़ चुका है ये, जबकि एक ही धर्म के, लेकिन ये दो हिस्से में बढ़ चुके हैं। अब आगे कहता है कैथोलिक का प्रतिनिधित्व नेशनलिस्ट पार्टियां करती हैं। उनकी मांग है कि उत्तरी आयरलैंड को आयरलैंड गणराज्य के साथ मिलाया जाए, जो कि मुख्य कैथोलिक बहुल है। मतलब वो कह रहे हैं कि जो नॉर्थ आयरलैंड है उसको कंप्लीट आयरलैंड गणराज्य आयरलैंड बनाना है, और जो खास करके क्या कैथोलिक लोगों का मेजोरिटी वहां पर रिप्रेजेंट हो रहा है, जबकि प्रोटेस्टेंट लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे यूनियन पार्टियां, ठीक है, यूनियन पार्टियां कर रहे थे प्रोटेस्टेंट लोगों का, यूनियन पार्टियां जो ग्रेट ब्रिटेन के साथ ही रहने के पक्ष में हैं, क्योंकि ब्रिटेन मुख्यतः प्रोटेस्टेंट देश है। कह रहा है कि ब्रिटेन खास करके कैथोलिक देश नहीं है, ये प्रोटेस्टेंट देश ही है वो, इसलिए लोग ब्रिटेन के साथ ही रहना चाह रहे, कोई रिपब्लिक आयरिश कंट्री नहीं बनाना चाह रहे, ठीक है। आगे कहता है ये जो यूनियन पार्टियां, ये जो नेशनल पार्टियां हैं के बीच चलने वाले हिंसक टकराव में ब्रिटेन के सुरक्षा बलों सहित सैकड़ों लोग और सेना के जवान मारे जा चुके हैं। 1998 में ब्रिटेन की सरकार और नेशनलिस्टों के बीच शांति समझौता हुआ, जिसमें दोनों पक्षों ने हिंसक आंदोलन बंद करने की बात स्वीकार की। मतलब वो दोनों फाइनली, हालत खराब हो गया देश का, ग्रेट ब्रिटेन का, आयरलैंड का। तो ये जो यूनियन पार्टी वाले जो थे, ये यूनियन पार्टी या नेशनल पार्टी प्लस यहाँ की जो गवर्नमेंट थी ब्रिटेन सरकार की, इन्होंने मिल करके शांति समझौता किया। कब किया? 1998 में। ये सब डेट हमेशा याद रखिएगा, कब किया था शांति समझौता, आयरलैंड का हुआ था। तो नेशनलिस्ट पार्टी और ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ ये शांति समझौता हुआ था 1998 में, ठीक है।
कारण क्या था कि एक ही कंट्री में दो लोग बढ़ चुके थे, 53 एंड 44% के मेजोरिटी में, मेजोरिटी माइनॉरिटी के पॉपुलेशन के ही, ठीक है। अब कहता है स्वीकार किए, यहाँ से है युगोस्लाविया में कहानी का ऐसा सुखद अंत नहीं हुआ। अब यहाँ पर शांति समझौता तो कर लिया, बट युगोस्लाविया में एक कंडीशन उल्टा था। क्या था भाई, देखते हैं। वहाँ धार्मिक और जातीय विभाजन के आधार पर शुरू हुई राजनीति होड़ ने युगोस्लाविया कई टुकड़ों में बंट गया। देखिए यहाँ क्या था, आयरलैंड एक हिस्सा था, यहाँ दो हिस्से बढ़ चुके थे, लेकिन शांति समझौता करके ये लोग क्या किए, वापस एक कंट्री में बट गए, मिलजुल कर रहने लगे। लेकिन यहाँ पर क्या, युगोस्लाविया में क्या, और ये टुकड़ों में बट गए, ये अलग अलग विभाजन, स्लाइस के रूप में ये अलग अलग हो गए। ऐसा लग रहा है मैं आलू का चिप्स बना दिया। कोई बात नहीं, चलिए समझाने के लिए करना पड़ता है, ये सब डायग्राम बनाना पड़ता है, ठीक है। तो युगोस्लाविया विभिन्न टुकड़ों में बट गया, ठीक है। आगे कहता है ऐसे उदाहरणों के आधार पर कुछ लोग यह निष्कर्ष निकालते हैं कि राजनीतिक और सामाजिक विभाजन का मेल नहीं होना चाहिए। मतलब कुछ विचारधाराओं का ये कहना, कुछ लोगों का, स्कॉलर का ये कहना है कि भाई साहब सामाजिक जो परंपरा है, संस्कृति, रिवाज, उसे एक जगह रहने दीजिए, और जो पॉलिटिक्स है, राजनीति है या कूटनीति है भाई, उसे एक जगह रहने दीजिए। राजनीति के चक्कर में आप समाज को मत बांटिए, मत तोड़िए, नहीं तो इसका अंजाम श्रीलंका से गृह युद्ध हो जाते हैं, या फिर ये युगोस्लाविया कई टुकड़ों में बढ़ जाते हैं। जैसे भारत का बहुत बड़ा एग्जाम्पल आपके लिए, आज़ादी के वक्त आपस में बट गए हिंदू मुस्लिम, तो दो टुकड़ों में ये बट गया। फिर पाकिस्तान का एक छोटा सा और हिस्सा था जो आज के रूप में बांग्लादेश के रूप में उभर कर निकला 1972 में, वो टूट गया। क्यों होता है ये? सिर्फ और सिर्फ राजनीति और सामाजिक भेदभाव, मतभेद के कारण ही होता है। आगे चलते हैं हम लोग, क्या कहता है देखते हैं। अच्छा, ये बीच में एक सेक्शन है, क्या है ये, बुल्गारिया और रोमानिया की कहानी है, हम पढ़ेंगे। पहले इसे मैं ये कंप्लीट कर लूँ, ये जो टॉपिक चल रहा है, ये जो पॉइंट आउट चल रहा है, ठीक है। उनका मानना है, किनका मानना है, जो स्कॉलर है या विचारधारा वाले, जिनका ये कहना है पॉलिटिक्स और राजनीति, सॉरी, सामाजिक और राजनीति को अलग होना चाहिए, मिलना नहीं चाहिए, तो उनका मानना है, क्या मानना है देखते हैं। उनका मानना है कि सर्वश्रेष्ठ स्थिति तो यह है कि समाज में किसी किस्म का विभाजन ही नहीं हो। मतलब उनका कहना है कि समाज में भाई विभाजन ही नहीं होना चाहिए। समाज विभाजन होता है तभी तो राजनीतिक पार्टियां उसको पकड़ के आगे चलती हैं। यदि समाज विभाजित नहीं होगा, समाज ही एक होगा, तो ऑब्वियस है राजनीतिक पार्टी उस पर हावी ही नहीं हो पाएगी, ठीक है। आगे कहता है अगर किसी देश में सामाजिक विभाजन है तो उसे राजनीति में अभिव्यक्ति ही नहीं होने देना चाहिए। सब कंडीशन ये भी बताया जा रहा है, यदि कोई देश सामाजिक विभाजन में है तो राजनीति को उसमें हावी नहीं होने देना है। क्लियर यहाँ तक? प्रभावित नहीं उसे होने, इफेक्ट नहीं डालना है उसे। यदि डालना है तो पॉजिटिव डालना है, नेगेटिव नहीं डालना है, सकारात्मक प्रभाव डालना है, नकारात्मक नहीं डालना है। ये सारे पॉइंट आप लिख सकते हैं आंसर में जब आप रिटन एग्जाम दीजिएगा तो, ठीक है। आगे चलते हैं, क्या कहता है, पर इसके साथ ही साथ यह भी सच्चाई है कि राजनीति में सामाजिक विभाजन की हर अभिव्यक्ति फूट पैदा नहीं करती। हमने पहले भी देखा है कि दुनिया के अधिकतर देशों में किसी न किसी किस्म का सामाजिक विभाजन है, और ऐसे विभाजन राजनीतिक शक्ल भी अख्तियार करते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो समाज में हमने देखा कि ठीक है समाज तो बटा हुआ है, लेकिन हर घड़ी राजनीति ज़्यादा प्रभाव नहीं डालती। जैसे कि हम लेंगे बेल्जियम का एग्जाम्पल, वहाँ पर क्या थे, डच थे, फ्रेंच थे, है ना। वो लोग क्या थे, भले ही वो लोग का विवाद था, लेकिन एक मिलजुल कर काम किए, है ना। सरकार को बांट लिया, सेंट्रल लेवल पर, स्टेट लेवल पर एक स्थानीय सरकार थी। स्थानीय सरकार का सबसे बड़ा एडवांटेज, फीचर्स क्या था कि वहाँ पर एक ही भाषा बोलने वाले लोग अपने मन की सरकार को चुनते थे, अपने पसंद से लोग चुनते थे, ठीक है। लेकिन श्रीलंका का कंडीशन अलग था। तो वही एक बेल्जियम का उदाहरण यहाँ दिखाया गया है कि वहाँ पर हर वक्त मतलब उसको टुकड़ों में बांटती नहीं है ना, फूट पैदा नहीं करती है। क्लियर है यहाँ तक? ओके, राइट। आगे चलते हैं, क्या कहता है देखते हैं। कहता है लोकतंत्र में, यहां से मैं हूं, ठीक है, यहां पर मैं हूं, यहां पर, ठीक है। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के लिए सामाजिक विभाजनों की बात करना तथा विभिन्न समूहों से अलग अलग वायदे करना बड़ी स्वाभाविक बात है। विभिन्न समुदायों को उचित प्रतिनिधित्व देने का प्रयास करना और विभिन्न समुदायों की उचित मांगों और जरूरतों को पूरा करने वाली नीतियां बनाना भी इसी कड़ी का हिस्सा है। यहाँ पर कहने का मतलब है कि लोकतांत्रिक जो राजनीति होती है वो क्या करते हैं, अलग अलग सामुदायिक विभाजन से हर एक तरह का डिफरेंट किस्म के वो क्या करते हैं, अलग अलग किस्म के वायदे कर लेते हैं, प्रॉमिस कर लेते हैं, मैं आपके लिए सड़कें बना दूंगा, बिजली ला दूंगा, नौकरियां दे दूंगा। भारत का सबसे बड़ा टॉपिक है गरीबी नौकरी। एक और प्लस पॉइंट है भ्रष्टाचार। मैं कहता हूं सरकार भ्रष्ट तभी होता है जब ऑफिसर से मदद करते हैं।
मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू। जिस दिन ऑफिसर टाइट हो गए, सरकार की एक नहीं चलने वाली है, क्योंकि एक आईएएस को भी इतना राइट दिया हुआ है कि जरूरत पड़ने पर मिनिस्टर को भी उठा के वो जेल डाल सकती है। क्लियर है? चीज को समझिए। आप एक कमीशन की पढ़ाई कर रहे हैं, कमीशन का फाइट करने वाले एग्जाम में आप कमीशन के पोस्ट पकड़ने कुर्सी लेने वाले हैं, एक प्रोफेसर बनेंगे, आप टीचर बनेंगे, हर चीज नॉलेज आपको होना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर ओवरऑल यही बताया जा रहा है कि हर जगह वो मांगे करते हैं। और ये क्या करते हैं, नीतियां बनाने का जो कड़ी होता है, आप जैसे पार्टियां जीत गई, वो बोले कि हाँ मैंने फलाना प्रॉमिस किया था, अब इसके अकॉर्डिंग मैं एक पॉलिसी लेकर आ रहा हूँ। तो पॉलिसी क्या आएंगे, सब इसी से जुड़ा हुआ है ना, राजनीतिक समाज से जुड़ा हुआ है ना, वही चीज कहने का यहाँ पर तात्पर्य है। ठीक है, आगे क्या कहता है देखते हैं। अधिकतर देशों में मतदान के स्वरूप और सामाजिक विभाजनों के बीच एक प्रत्यक्ष संबंध दिखाई देता है। इसके तहत एक समुदाय के लोग आमतौर पर किसी एक दल को दूसरों के मुकाबले ज्यादा पसंद करते हैं और उसी को वोट देते हैं। ठीक है, उसी को वोट देते हैं। कई देशों में ऐसी पार्टियां हैं जो सिर्फ एक ही समुदाय पर ध्यान देती है। चाइना, मेरे नज़र में चाइना भी चलता है, नॉर्थ कोरिया है। यहाँ क्या है भाई, सिंगल पार्टी सिस्टम का हिसाब है, आपने वोट डालना ही डालना, नहीं तो भाई देश से निकलो, यहाँ पे आप ठुका जाओगे मतलब जेल हो सकती है आपको, किसी ना किसी तरह वो लोग फंसा देते हैं आपको। ठीक है, ध्यान देती है, ठीक है, एक ही समुदाय की ओर ध्यान देती है और उसी के हित में राजनीति करती है। पर इस सब की परिणति देश की विखंडन में नहीं होती। मतलब ये कह रहा है कि वो देश को नहीं बांटते हैं। अभी मैंने चाइना का क्यों एग्जांपल लिया, क्योंकि वहाँ के खास समुदाय चाइनीज़ लोग कम्युनिटीज़ हैं, वो खास करके चाइनीज़ रिपब्लिक पार्टी को ही मतलब सपोर्ट करते हैं ना। वही चीज़ें विचारधारा, ये इसका सपोर्ट, ये इसका सपोर्ट, पब्लिक इसका सपोर्ट करती तब, मतलब पब्लिक राजनीति का सपोर्ट करते हैं, नेता का सपोर्ट तब ना नेता इसका सपोर्ट करता है। कहीं ना कहीं तो सपोर्ट मिलता है ना। यदि पब्लिक सपोर्ट नहीं करे तो नेता कोई जीत पाएगा, खड़ा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, वो गिर जाएगा। लोकतंत्र आएगा ही आएगा। ठीक है, पढ़िएगा, कभी मौका मिलेगा। आप जो कमीशन वाले स्टूडेंट यदि वीडियो देख रहे हो वो पढ़े होंगे। मैकियावेली के बारे में आप लोग बहुत कोई नहीं सुने होंगे। मैकियावेली जो भी मैं बोल रहा हूँ, द प्रिंस उसका था, इटली का जन्मा हुआ था वो। यार वो एक तरह के आइकन है ना। उसके कॉन्सेप्ट मुझे थोड़ा डिफरेंट लगे हैं, लेकिन परफेक्ट मुझे लगते हैं। कभी ना कभी अप्लाई होता ही ये चीज़। कार्ल मार्क्स का भी कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन सही है। ठीक है, पढ़िए इन लोग के बारे में। एरिस्टोटल हो गया, बहुत सारे किन किन के बारे में बताऊं। चलिए आगे चलते हैं, क्या है। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है, राइट। मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ या फिर ये वाले सेक्शन में देख लूँ? ये सेक्शन में देख ही लेता हूँ क्या कहता है। ठीक है, फिर फटसना मैं खत्म कर दूंगा। फटसना मतलब जल्दी से मैं खत्म कर दूंगा। ठीक है, क्या कहता है ये स्टोरी देखते हैं। तो एक गणेश नाम का, मैं स्टोरी बता दूं या पढ़ दूं? क्या करूं? चलिए मैं पढ़ ही देता हूं। ठीक है, कंडीशन क्या है, बुल्गारिया और रोमानिया का कहानी या भारत। ठीक है, सवाल है क्या भारत या लगाया है, मतलब क्या बुल्गारिया रोमानिया के समान ही क्या भारत है? ये सवाल इनडायरेक्टली पूछा गया है। देखते क्या है। कहता है, मैं थोड़ा जूम कर लूँ इसे और इधर कर लूँ। हाँ, कहता है गणेश विदेश घूमकर आया था। वह महाश्वेता को बता रहा था कि पूर्वी यूरोप, अब पहले मैं पढ़ दूँ, पूर्वी यूरोप के विभिन्न देशों में रहने वाले रोमानिया लोगों का जीवन कैसा है। या योरदांका, उसे योरदांका मिली थी। बाबा रे, कैसा नाम है वहाँ का। ठीक है, योरदांका मिली थी, कोई एक महिला लगता है मिली थी, जो बुल्गारिया में नर्स थी। रोमानी लोगों के बारे में उसने ये बातें कही। मतलब ये जो महिला गणेश से मिली थी वो रोमानी लोगों के बारे में बता रही थी। ये बुल्गारिया में एक नर्स थी। क्या बताती है देखिए, मैं पढ़ ही देता हूँ। ठीक है सोचता हूँ कम टाइम में मैं आपको सोल्यूशन दे दूँ। ठीक है, लेकिन पढ़ देता हूँ। जब मैं समरी बनाऊंगा तो सॉल्यूशन शॉर्ट में मैं दूंगा ही। ठीक है, क्या कहता है देखते हैं। कहता है नर्स, यहाँ पर ठीक है, नर्स होने के चलते आप किसी की तीमारदारी करने से मना तो नहीं कर सकते, पर ये रोमानी लोग बहुत गंदे होते हैं। किसी के परिवार में किसी को जरा सा कुछ हो जाए तो पूरा परिवार और पड़ोसी उठकर हमारे अस्पताल आ जाते हैं, और जब वे अस्पताल में होते हैं तो जुबान बंद रखना तो जानते ही नहीं। वे जोर जोर से बोलते हैं, सिगरेट पीते हैं, चारों ओर राख और सिगरेट के टुकड़े फेंकते रहते हैं तथा दीवारों पर थूकते रहते हैं। मतलब वो जो बुल्गारिया की जो नर्स है, क्या नाम है भूल गया मैं, हटाइए, योर करके चलता हूँ, लेट मानता हूँ, योर नाम था उनका। ठीक है, वो बोल रही कि रोमानिया लोग बहुत बुरे होते हैं। इनकी मतलब अस्पताल में हम लोग, यह भी वर्ड है
तीमरदारी मतलब खातिरदारी, मतलब समझ रहे हैं ना, जब कोई हॉस्पिटल में आएगा आपको देखना ही पड़ेगा, आप मना नहीं कर सकते। तो वो कह रहे कि वो उनको जरा से भी कुछ होता है अस्पताल में आ जाते हैं रोमानी लोग, अस्पताल में आकर के बड़बड़ करते रहते हैं, मुंह बोले होते हैं, चुप रहना पसंद नहीं करते हैं। ये लोग सिगरेट पीते हैं, है ना, राख इधर उधर फेंकते हैं, थूकते रहते हैं दीवार में, ये मतलब डिसएडवांटेज है। आगे लिखता है धैर्य तो उनमें होता ही नहीं, वे हमारे डॉक्टर को परेशान करते हैं और उनके साथ बदतमीजी करते हैं। दरअसल ये काली चमड़ी वाले लोग हमारी तरह होते ही नहीं, उनकी रंगों की पसंद भी बहुत अजीबोगरीब है। जरा उसकी पोशाक तो देखिए, आखिर वे देश के बाकी लोगों की तरह क्यों नहीं रहते। मतलब ये जो महिला थी योर्स करके, योगास कोई क्या नाम है मैं भूल गया, ठीक है, ये कहना चाह रहे कि रोमानी लोग एकदम बदतमीज होते हैं, मिसबिहेव करते हैं हमारे डॉक्टर के साथ, अस्पताल में मिसबिहेव करते हैं, ठीक है, इनका पोशाक अलग है, बदतमीज होते हैं, ठीक है, और क्या है, डॉक्टरों को परेशान करते हैं, हमें परेशान करते हैं, बोलने का तरीका नहीं है, पोशाक भी अजीब है। ये क्या मतलब इसको इंडिकेट करे, काली चमड़ी वाले, है ना, ब्लैक लोगों को ये इंडिकेट कर रही है। तो ऑब्वियस वो महिला गोरी होगी, क्लियर है, जो बुराई कर रही है, ठीक है। आगे कहता है फिर हम सब जानते हैं कि वे चोर हैं, मतलब वो कह रही हो काली चमड़ी वाले लोग चोर हैं। मैंने लोगों को यह कहते सुना है कि ये रोमानी लोग अपना खून बेचकर जीवन चलाते हैं, इनमें से कोई भी अस्पताल का खर्च नहीं उठा सकता, पर बीमार होने पर वे दौड़े दौड़े अस्पताल पहुंच जाते हैं और नेक बुल्गारियन करदाताओं के पैसों पर इलाज कराते हैं। मतलब वो जो महिला थी, वो महिला का नाम मैं भूल जा रहा हूँ बार बार, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन ही ऐसा जो भूल जा रहा हूँ मैं, क्या है उनका नाम है योरदांका, जो बुल्गारिया की नर्स थी, वो रोमानी का बुराई कर रही है, पूरा भर भर के कूट कूट के बुराई कर रही है कि वो लोग गंदे होते हैं, बुरे होते हैं। आगे बात कहता है तो सवाल है यहाँ पर, ये बातें कुछ सुनी सुनी सी लगती है। महाश्वेता कहती है, किसे, गणेश से कहती है, क्योंकि गणेश विदेश घूम के आता, महाश्वेता अपने फ्रेंड को शेयर करता है, तो महाश्वेता कहती है तो सुनी सुनी बातें। गणेश ने फिर रोमानिया में रहने वाली रोमानी मोद्रुजेनी के बारे में बताया। अब एक और महिला लगती है, ये रोमानी मोद्रुजेनी नाम है उनका, भाई साहब क्या नाम है, ठीक है, देखता हूँ के बारे में बताया। वो कह रहा, अब ये जो गणेश है, अब ये मोद्रुजानी के बारे में बताता है कि रोमानी है, वो खुद रोमानी है, मतलब ब्लैक है वो। अब वो अपना बात जिक्र करती है इस गणेश से, कहती क्या है, जब वे 18 साल की थी तो उसने अस्पताल में अपने पहले बच्चे को जन्म दिया। उसके पास डॉक्टर या नर्स को देने के लिए एक भी पैसा नहीं था। वह अस्पताल में थी पर कोई भी उसे मिलने या उसकी देखभाल करने नहीं आया। आखिरकार वहाँ की सफाई कर्मचारी, जो खुद भी रोमानी थी, उसकी मदद की और उसे बेटा हुआ। जब उसे बेटा हो गया तो नर्स बच्चे को लेकर आई और बोली, लीजिए एक अपराधी और पैदा हो गया। मतलब नर्स कौन थी, गोरी थी, गोरे चमड़े वाले थे, और जो ये लेडी है वो कौन है, ब्लैक चमड़ी वाली है, गरीब थी, 18 साल पहले बच्चे में फिर इनका बच्चा हुआ, ठीक है। तो ये नर्स क्या कहती है, एक और, मतलब उनको तो इंडिकेट ऑलरेडी किया गया चोर, तो फिर बोले एक और अपराधी पैदा हो गया। आगे कहता है सरकारी अस्पतालों में रोमानी लोगों के साथ होने वाले व्यवहार के बारे में उसने बताया। क्या बताया भला, देखते हैं। डॉक्टर हमें अपने केबिन के सामने इंतजार कराते रहते हैं। एक बार एक डॉक्टर ने कहा कि अगर तुम्हें जांच करानी है तो पहले नहा कर आओ। निश्चित रूप से मेरे शरीर से बदबू आ रही थी। गर्भावस्था के दौरान मैंने कूड़ेदान से खाना उठाकर खाया था, क्योंकि मुझे हरदम भूख लगी रहती थी। मतलब सोचिए, ये ठीक है, ये गोरे काले एक दूसरे को बुराई कर, आप आगे टेक्स्ट आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, टाइम बहुत बीत जाता है ये सब कॉन्टेक्स्ट पढ़ाने में, थोड़ा सा बच्चों आप पढ़ लीजिएगा। ओवरऑल मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। ये कह रहा है एक गोरे लोग जो बुल्गारियन है, रोमानिया मतलब काले लोगों का बुराई कर रहे हैं, ठीक है। अब काले लोग अपनी परेशानी शेयर कर रहे हैं इस गणेश से कि हमारे साथ कैसा भेदभाव होता है, हमें काला बोला जाता है, हम गरीब हैं, हमारे पास खाने को नहीं है, अस्पताल में मिसबिहेव हम लोग के साथ किया जाता है, हमें खाने के लिए नहीं मिलता, कूड़ेदान से हम लोग खाना खाते हैं, और भी बहुत कुछ प्रॉब्लम। तो क्या है, एक तरह से गोरे लोग भेदभाव कर रहे हैं, तभी तो ये बुरा रिएक्ट करते हैं गोरे के साथ। तो यहाँ एक भेदभाव दर्शाया गया। तो ओवरऑल कॉन्सेप्ट है कि महादेवी लास्ट में ये कहती है, यहाँ पर लिखा हुआ है, महादेवी कहती है गणेश से कि ये बात सुनी हुई है, क्या ये हमारे भारत में नहीं है। इसलिए वो सवाल उठता है, क्या ये भारत नहीं है, बुल्गारिया, रोमानिया या भारत, तो क्या भारत में ऐसी परिस्थिति नहीं है। आपसे नीचे सवाल भी किया गया है, ये सवाल आप जरूर देखिएगा और पढ़िएगा, जवाब देने का कोशिश करिएगा, ठीक है। आगे चलता हूँ मैं, 3 आयाम क्या है देखते हैं। वीडियो बहुत लंबा बनने वाला है, कोई बात नहीं, देख लेता हूँ मैं। 3 आयाम यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है।
कहता है समाजी विभाजनों की राजनीति का परिणाम तीन चीजों पर निर्भर करता है। पहली, फर्स्ट कंडीशन क्या है? पहली चीज है लोगों में अपनी पहचान के प्रति आग्रह की भावना। अगर लोग खुद को सबसे विशिष्ट और अलग मानने लगते हैं तो उसके लिए दूसरों के साथ तालमेल बैठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब तक उत्तरी आयरलैंड के लोग खुद को सिर्फ प्रोटेस्ट या कैथोलिक के तौर पर देखते रहेंगे तब तक उसका शांत हो पाना संभव नहीं है। मतलब कह रहा है कि यदि कोई एक आदमी अपने आप को खुद में इन्फीरियर महसूस करने लगा तो क्या सुपीरियर के साथ वो अटैच हो पाएगा? मुश्किल है यार, है ना। तो वही चीज बता रहे हैं कि जो आयरलैंड में यही कंडीशन हो गया था, वो लोग एक दूसरे को डिफरेंट समझने लगे थे, इसलिए वहां पर शांत नहीं हो रहा था कंडीशन, है ना। जब एक समझे तब तो शांत होगा। आगे कहता है, अगर मैं यहां पर हूं, यहां पर ठीक है, अगर लोग अपनी बहुस्तरीय पहचान के प्रति सचेत हैं और उन्हें राष्ट्रीय पहचान का हिस्सा या सहयोगी मानते हैं तब कोई समस्या नहीं होती। जब बेल्जियम के अधिकतर लोग खुद को बेल्जियाई ही मानते हैं, भले ही वे डच या जर्मन बोलते हैं। इसी तरह बेल्जियम में क्या है, लोग डच या जर्मन भाषा बोलते हैं लेकिन खुद को बेल्जियाई मानते हैं। इस नज़रिए से उन्हें साथ रहने में मदद मिलती है। आयरलैंड का कंडीशन अलग था, कैथोलिक का प्रोटेस्ट अलग हो गए थे, लेकिन यहाँ पर बुल्गारिया के एग्जाम्पल अलग है। जर्मन और डच स्पीकिंग पीपल है लेकिन वो लोग यूनिटी में रहते हैं, तो वहाँ पर भेदभाव नहीं है, लोग साथ मिलकर रहते हैं। ठीक है, आगे कहता है, हमारे देश में भी ज़्यादातर लोग अपनी पहचान को लेकर ऐसा ही नज़रिया रखते हैं। वे खुद को पहले भारतीय मानते हैं, फिर किसी प्रदेश, क्षेत्र, भाषा समूह या धार्मिक और सामाजिक समुदाय का सदस्य। कहने का मतलब यहाँ पर भारत भी ये क्या है, उसी तरह बुल्गारिया के समान है। पहले हम क्या खुद को एक देश वाले मानते हैं, नागरिक मानते हैं, इंडियन मानते हैं, फिर हम किसी जाति धर्म के लोग मानते हैं। तो पहले वे इंट्रोडक्शन देने के लिए हम खुद को क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं वी आर इंडियंस। क्लियर है यहाँ तक? यही चीज है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु क्या बताया गया है यहाँ पर, पहला पॉइंट यहाँ पर हो गया कि लोग यदि अपने आप को डिफरेंट समझते हैं तो उनमें अशांति आएगी। यदि इक्वल समझेंगे तो अशांति नहीं आएगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट कहता है, दूसरा महत्वपूर्ण चीज है कि किसी समुदाय की मांगों को राजनीतिक दल कैसे उठा रहे हैं। संविधान के दायरे में आने वाली एक दूसरे समुदाय को नुकसान ना पहुंचाने वाली मांगों को मान लेना आसान है। श्रीलंका केवल सिंहाली के लिए की मांग तमिल समुदाय की पहचान और हितों के खिलाफ थी। यूगोस्लाविया में विभिन्न समुदायों के नेताओं ने अपने जातीय समूहों की तरफ से ऐसी मांग रख दी जिन्हें एक देश की सीमा के भीतर पूरा करना असंभव है। मतलब श्रीलंका के एग्जाम्पल दिया, वहाँ पर सिंहाली लोग क्या किए थे 1956 में, क्या कहते अपने आप को सिंहाली भाषा को राज्य भाषा घोषित कर दिए थे, जो तमिल लोगों को बुरा लगा और फिर वो मांग करने लगे। आगे कहता है, यूगोस्लाविया में क्या थी, यही चीज़ देखने को मिला। तो वहाँ पर भीतरी मतलब सीमाएं ना मतलब एक नहीं हो पाती है, ठीक है, संभव नहीं हो पाता है। क्लियर है यहाँ तक? आगे देखते हैं क्या कहता है। एक छोटा सा यहाँ पर फिगर है, फिगर में दिखाया गया था उत्तरी आयरलैंड के लोग, जो प्रोटेस्टेंट लोग थे, अपने आप को अपनी बात को रखने के लिए दीवालों पर एक पोस्टर बनाते थे। दीवालों के पोस्टर के द्वारा वो संदेश देना चाहते थे कि क्या वहाँ का माहौल है सोसाइटी का। ठीक है, ये सेक्शन आप देख लीजिएगा क्या कहता है, या फिर जब मैं भी समरी बनाऊंगा जब भी, तो मैं ये फिगर को भी साथ ले लूंगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरा व्याख्या, कितना बड़ा सेक्शन है, चलिए लास्ट पेज देखता हूं मैं। ठीक है, जल्दी से खत्म करता हूँ, वीडियो बड़ा बन जाता है तो लोग देखना भी पसंद नहीं करने लगते हैं। कोई बात नहीं, पढ़ना तो है भाई आपने। चलिए क्या कहता है देखते हूँ मैं। कहता है तीसरा चीज, दो चीज हम देख लिए। ठीक है, तीसरा कहता है सरकार का रुख। तीसरा क्या कंडीशन, सरकार का रुख है। सरकार इन मांगों पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करती है, यह भी महत्वपूर्ण है। जैसा कि हमने बेल्जियम और श्रीलंका के उदाहरणों में देखा, अगर शासन सत्ता में साझेदारी करने को तैयार हो और अल्पसंख्यक समुदाय को उचित मांगों को पूरा करने का प्रयास ईमानदारी से किया जाए तो सामाजिक विभाजन मुल्क के लिए खतरा नहीं बनते। मतलब कहने का मतलब यहाँ पर है कि यदि समाज के लोग और राजनीतिक पार्टियां यदि एक दूसरे का मांग यदि पूरा करेंगे तो क्या ये भेदभाव खत्म हो जाएगा, ये भेदभाव ही खत्म हो जाएगा और सब मिलकर एक यूनिटी में रहेंगे और एक देश में रहना शुरू करेंगे। एकता और भाईचारे का सिद्धांत लागू होगा। क्लियर यहाँ तक? वही बता रहा है, ईमानदारी से प्रयास किया जाए तो सामाजिक मुल्क में खतरा नहीं बनते। आगे लिखा हुआ है, अगर शासन राष्ट्रीय एकता के नाम पर किसी ऐसी मांग को दबाना शुरू कर देता है तो अक्सर उल्टे और नुकसानदेह परिणाम
ही निकलते, जैसे श्रीलंका में किया गया था। सिंहाली लोग तमिल को इग्नोर करके अपने भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया था। अपनी मांगे नौकरियों में अपनी विचारधारा को सबको ले आया था, नौकरी उन्हीं के लिए आ रही थी, तमिल लोगों के लिए ऐसा नहीं हो रहा था। तो वहाँ कंडीशन उल्टा हो रहा था, नुकसान हो रहा था। ठीक है, आगे कहता है ताकत के दम पर एकता बनाए रखने की कोशिश अक्सर विभाजन की ओर ले जाती है। लोग यदि ताकत का प्रयोग करने लगते हैं तो विभाजन का मुंह देखना पड़ता है, जैसे भारत में हुआ, इंडिया और पाकिस्तान मट गया। ठीक है, मैं ये मानूंगा नेहरू जी या जिन्ना जी का ही गलती था। यदि वो नहीं ऐसा करते तो देश नहीं बढ़ता, आज हम ऐसी परिस्थिति नहीं लाते, इतना खराब कंडीशन नहीं होता। ठीक है, मैंने जहाँ तक स्टडी किया मुझे यही लगा है। ठीक है, सबका अपना अपना विचारधारा है, जो भी हो। ठीक है, और वहाँ पर जो पटेल जी लोग थे उनको भी समझाना चाहिए था, ऐसा नहीं वो क्यों उनका बात मान गए, आई डोंट नो। एनीवे, कम टू द पॉइंट। ठीक है, आगे क्या कहता है देखते हैं। कहता है इसी तरह किसी देश में समाजी भिन्नताओं पर जोर देने की बात को हमेशा खतरा मानकर नहीं चलना चाहिए। लोकतंत्र में समाजी विभाजन के राजनीतिक अभिव्यक्ति एक सामान्य बात है और यह एक स्वस्थ राजनीति का लक्षण भी हो सकता है। इसी से विभिन्न छोटे सामाजिक समूह हंसिए पर पड़ी जरूरतों और परेशानियों को जाहिर करते हैं और सरकार का ध्यान अपनी तरफ खींचते हैं। मतलब कह रहे हैं यदि लोग परेशान होते हैं तो अपने आप को मतलब खाई में डूबता हुआ महसूस करते हैं, वो अपना विरोध करना शुरू करते हैं और सरकार के सामने अपनी मांग को सामने रखते हैं। आगे कहता है राजनीति में विभिन्न तरह के सामाजिक विभाजनों की अभिव्यक्ति ऐसा विभाजनों के बीच संतुलन पैदा करने का काम करती है। यहाँ फिर से बात उठ रहा है कि सामाजिक विभाजन क्या करता है, सॉरी राजनीति में विभिन्न सामाजिक विभाजन अभिव्यक्ति क्या करता है, क्या होता है, ऐसे विभाजनों के को पैदा करता। हाँ, मतलब सामाजिक विभाजन, राजनीतिक विभाजन जब मिल जाता है तो समाज को ही विभाजित कर देता है। ठीक है, आगे कहता है इसके चलते कोई भी सामाजिक विभाजन एक हद से ज्यादा उग्र नहीं हो पाता। इस स्थिति में लोकतंत्र मजबूत होती है। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो राजनीति में विभिन्न तरह के सामाजिक विभाजनों की अभिव्यक्ति ऐसे विभाजनों के बीच संतुलन पैदा करने का काम। अच्छा, ये कह रहा है कि राजनीति और सामाजिक विभाजन यदि एक दूसरे का मांग सुनने लगे तो वो क्या होता है, एक संतुलन बनता है। तो ये खास करके कहाँ मिलेगा, हमें लोकतांत्रिक देश में देखने को ज्यादा मिलता है और ये मजबूत होता है लोकतंत्र भी इससे। ठीक है, आगे चलते कहता है पर विभिन्नता के प्रति सकारात्मक नजरिया रखना और सभी चीजों को सहमति करने की इच्छा रखना इतना आसान मामला नहीं है। जो लोग खुद को वंचित, उपेक्षित और भेदभाव का शिकार मानते हैं उन्हें अन्याय से संघर्ष भी करना होता है। यदि आप खुद में इन्फीरियर महसूस करने लगेंगे ना, तब भाई साहब आपको फाइट करना पड़ेगा। लेकिन आप खुद में यदि एक होकर चलें, हाँ ये चीज़ है कि यदि दूसरे पार्टी वाले, दूसरे समाज वाले का भी साथ चाहिए, है ना, सिर्फ आप हाथ आगे बढ़ाते रहेंगे, गले लगाते रहेंगे तो एक हाथ से ताली नहीं बजती, वो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो यदि आप खुद को भेदभाव से ग्रसित समझते हैं, शिकार समझते हैं, तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा। ये कहने का मतलब यहाँ पर है। ठीक है, आगे कहता है ऐसी लड़ाई अक्सर लोकतांत्रिक रास्ता ही अख्तियार करती है और ऐसे में क्या होता है, फाइनली लोगों को गला मिलना पड़ता है, हाथ मिलाने पड़ते हैं और लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाना पड़ता है। ठीक है, लोग शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से अपनी मांगों को उठाते हैं और चुनाव के माध्यम से उसके लिए दबाव बनाते हैं। फिर क्या करते हैं, सब एक होते हैं, फिर पार्टियां बनती है, राजनीतिक दल होते हैं, फिर चुनाव होते हैं, सरकार चुनी जाती है, लोग अपनी अपनी मांगों को रखते हैं। ठीक है, उसका समाधान पाने का प्रयास करते हैं, फिर राजनीतिक मांग रखते हैं, सरकार जीतती है तो उसका समाधान भी करना शुरू किया जाता है। ठीक है, आगे लिखता है कई बार सामाजिक असमानता इतना ज़्यादा गैर बराबरी और अन्याय वाली होती है कि उनको स्वीकार करना असंभव होता है। जैसे कि श्रीलंका में, है ना, जैसे कि इंडिया पाकिस्तान को हो गया था, एकदम ये हाल हो गया था कि बंटवारा होना ही होना था। लोगों की विचारधाराएं अलग हो चुकी है, धार्मिक स्तर पर विचारधाराएं बढ़ चुकी थी, लोकतांत्रिक या फिर हमें स्वतंत्रता या स्वराज की धारणा खत्म हो चुकी थी। ठीक है, आगे कहता है ऐसी गैर बराबरी और अन्याय के खिलाफ होने वाला संघर्ष कई बार हिंसा का रास्ता भी अपना लेता है। कहा जाता है, ऐसा भी लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में ही लिखा हुआ है, जब आज़ादी हुई थी तो 1947 में दोनों की तरफ इतना खराब माहौल था, दंगे हुए थे, लाखों लोग मारे गए थे दोनों तरफ से, है ना, ये गलत है ना, संघर्ष हुआ था। श्रीलंका का इतिहास यही बताता है, क्लियर है। कहता है और शासन के खिलाफ उठ खड़ा होता है। इतिहास बताता है कि ऐसे तमाम गड़बड़ियों की पहचान करने और विविधता को समाहित करने का लोकतंत्र ही सबसे अच्छा तरीका है। तो उन सब से निपटने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, लोकतंत्र है। ऐसे संघर्ष और हिंसा को खत्म करने का रास्ता लोकतंत्र है। क्लियर, यहाँ तक। मैंने लास्ट में थोड़ा स्पीड पकड़ लिया क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा था,
कोई बात नहीं, मैं समरी लेके आऊँगा तो और क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ से प्रश्नावली है, मैं कल क्वेश्चन से करवा दूंगा आप लोगों के लिए, एक एक पॉइंट लेकर डील कर दूंगा, ठीक है। चलिए फिर मिलता हूँ मैं। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट जो करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन को जरूर दबाकर ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन जरूर पहुंचे, ठीक है। फिर मिलता हूँ, थैंक यू वेरी मच। चैनल से जुड़े रहिएगा, शेयर जरूर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा, ठीक है। चल फिर मिलता हूँ मैं, थैंक यू वेरी मच। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, बड़ों से आशीर्वाद लेते रहिएगा, छोटों को प्यार देते रहिएगा, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।